अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक बहुत ही डरावनी कहानी जिसका नाम है पिछल पैरी। काज़मी साहब, ये क्या है? मैं काज़मी साहब के सामने जाकर काफ़ी रुखाई से बोला तो काज़मी साहब ने एकदम अपना मोबाइल मेज़ पर रखा और मेरी तरफ मतवज्जा हुए। क्या हुआ अकील बेटे, खैरियत तो है? होठों पर शफीक सी मुस्कुराहट आ गई थी। मुझसे बेहतर कौन जानता था उनकी शातिराना मुस्कुराहट को। ढकोसला थी उनकी शफकत। पिछले माह मैंने आपको मना किया था और साफ लफ्ज़ों में कहा था कि मेरे शोज़ का टाइम 8 से 10 कर दें। 10 से 12 मेरे लिए बहुत मुश्किल है। आप जानते हैं मैं कितनी दूर से आता हूँ। 1 घंटा से ज़्यादा लगता है मुझे घर पहुँचते हुए, और आपने इस महीने फिर मुझे 10 से 12 के शोज़ दे दिए हैं। क्या करें अकील बेटा, तुम हमारे सुपरस्टार हो। लोग तुम्हें 10 से 12 सुनना चाहते हैं। तुम जानते हो तुम हमारे चैनल के सबसे बेस्ट हो। अब लोगों की पसंद का भी तो ख्याल रखना पड़ता है ना। काज़मी साहब ने निहायत नरमी और प्यार से मुझे लोगों की पसंद पर लेक्चर दे दिया था। काज़मी साहब, मैं जिस वक्त भी आऊँगा लोग सुनेंगे। इस माह तो चलो ठीक है, मगर अगले महीने अगर ऐसा किया आपने तो अभी से मेरी मौजरत कबूल करें, क्योंकि मैं किसी और स्टेशन पर चला जाऊँगा। मुझे वैसे भी बहुत अच्छी ऑफ़र्स आ रही हैं। मैंने बहुत कुछ जताया और उनके कमरे से बाहर निकल गया। पीछे से उनकी आवाज़ आई थी, अरे अकील, चाय तो पी लो। मगर मैं अनसुनी करता बाहर निकल आया था। उस बुढ़े गंजे शख्स पर तो मुझे हद से ज़्यादा गुस्सा आया था। मेरा बस चलता तो 2 मिनट में रेडियो स्टेशन से धक्के देकर निकलवा देता, मगर मैं बेबस था। वो सीनियर प्रोड्यूसर था। अगर मेरे हज़ारों चाहने वाले थे तो उसके भी आगे पीछे उसके चमचों की फौज थी। दिल में काज़मी साहब को बुरा भला कहता मैं तूफ़ानी रफ्तार से अपनी बाइक चला रहा था कि अचानक रुकना पड़ा। वजह थी सामने एकदम हाथ लहराने वाली एक हसीना, जो कि बाइक रोकते रोकते अब थोड़ी पीछे रह गई थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो तेज़ तेज़ कदम उठाती हुई मेरी तरफ आ रही थी। मुझे हैरत हुई, रात के इस पहर तो यहाँ कोई मर्द नज़र नहीं आता, फिर आज ये लड़की, और लड़की क्या बल्कि वो तो परी थी। गोल्डन फ्रॉक जो ज़मीन छू रही थी, गोल्डन गोल्डन से बाल जो हवा से लहरा लहरा कर उसके खूबसूरत गालों पर आ रहे थे, और वो हाथ से उन्हें पीछे हटा रही थी और दुपट्टा संभालते हुए मेरी तरफ आ रही थी। जब तक वो मेरे पास पहुंची मैं अच्छी तरह उसका जायज़ा ले चुका था। जी फरमाइए। करीब आते ही मैंने कहा, वो मैं, आप मुझे थोड़ा सा आगे तक छोड़ सकते हैं प्लीज़, इसी रोड पर जिधर आप जा रहे हैं। मैं, जो उसके हुस्न से इतना मुतासिर हो चुका था कि उसकी आवाज़ सुनकर जम सा गया। कहाँ सुनी थी किसी लड़की की इतनी खूबसूरत और दिलकश आवाज़। शहद से मीठी आवाज़, दिल चाहा वो घंटों बोले और मैं सुनता रहूं। वो मेरे जवाब का वेट कर रही थी। उसकी नज़रें मुझ पर जमी थीं। थोड़ी देर बाद मुझे एहसास हुआ तो मैं होश की दुनिया में वापस आया। आप इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं? मैंने सवाल पूछा तो उसने मुस्कुरा कर कहा, वो मैं वहाँ NGO में काम करती हूँ। उसने उंगली से मुझे बताया तो मैंने गर्दन पीछे मोड़ कर देखा। सड़क से थोड़े फासले पर एक बिल्डिंग थी। हम लोग ख्वातीन के हकूक़ और उनकी भलाई के लिए काम करते हैं। इस सिलसिले में आजकल काम बहुत ज़्यादा है और मैं लेट हो जाती हूँ, वरना तो मैं शाम में ही अपने घर चली जाती थी। काफ़ी देर से यहाँ खड़ी हूँ, मगर न तो कोई रिक्शा नज़र आया और न कोई वैगन, सिर्फ आप नज़र आए हैं। बात पूरी की और मुझ पर अपनी नज़रें जमा कर खामोश हो गई और मेरे जवाब का इंतज़ार करने लगी। पहली बात तो ये
कि यहाँ रात क्या बल्कि दिन के वक्त भी कोई सवारी मुश्किल से नजर आती है। मेरी बात सुनते ही उसके चेहरे पर खूबसूरत मुस्कान फैल गई। बहुत पता है आपको इन रास्तों का? जी हाँ, बहुत खाक छानी है इन रास्तों की। सुबह और फिर रात को भी इसी रास्ते से जाता हूँ। बहुत से लोगों ने मना किया, मगर क्या करूँ, यहाँ से घर पौने घंटे में पहुँच जाता हूँ। अगर दूसरे रास्ते से जाऊँ तो 2 घंटे से भी ज़्यादा वक्त लगता है। और मेरा ख्याल है अब चलें, आपको भी देर हो रही है। वो मेरी बात सुनते ही शुक्रिया कहती मेरी बाइक पर बैठ गई थी और सिर्फ 15 मिनट बाद ही उसकी दिलनशी आवाज़ मेरी समातों से टकराई। बस यहाँ रोक दें। मैंने फौरन बाइक रोकी और हैरत से चारों तरफ और फिर उसे देखा जो उतरकर मेरे पास खड़ी थी। यहाँ इस वीराने में मैंने हैरत से उसके खूबसूरत चेहरे को बगौर देखा। वीराना तो इधर है जनाब, उधर देखें। वो पीपल के जो इतने सारे दरख्त हैं उनके पीछे तो पूरा जहां आबाद है। उसने शौक लहजे में उंगली से इशारा करके मुझे पीपल के पेड़ दिखाए जहां कतार की कतार में सर उठाए और घना अंधेरा फैलाए खड़े थे। आपके शहरी इलाके से भी ज्यादा रौनक होती है हमारे इस छोटे से इलाके में। उसकी नीली आंखों में एक चमक थी। मैं तो देखता रह गया। वो शुक्रिया बोलती हुई पीपल के पेड़ों की तरफ चलते चलते अंधेरे में गुम हो गई। तो मुझे एहसास हुआ अकील के बच्चे, घर भी जाना है। मैंने बाइक को घर की तरफ दौड़ाना शुरू कर दिया और 10 मिनट में अपने घर पहुंच गया। पहले तो घर पहुंचते ही सो जाता था, मगर आज तो नींद आंखों से कोसों दूर थी। बार बार वो खूबसूरत चेहरा आंखों में समा जाता था। एक ज़बरदस्त नज़म मैंने नीली आंखों पर लिख डाली, तब भी दिल भरा नहीं था। अगले दिन शो 5 मिनट पहले ख़त्म करके मैं घर की तरफ भागा। दिल में हज़ारों दुआएं मांगता मैं सफ़र में खोया था कि वो मुझे मिल जाए, और मेरी दुआएं कबूल हुईं। सफ़ेद फ्रॉक पहने वो परी चेहरा उसी जगह खड़ी थी जिस जगह कल खड़ी थी। मैं उसके करीब पहुंचकर रुक गया। वो खूबसूरत मुस्कुराहट होठों पर सजाए आकर मेरे पीछे बैठ गई। इतनी देर क्यों लगा दी? आप नमाज पढ़कर आए हैं? उसने मुझसे पूछा। नमाज तो मैं सिर्फ रमज़ान में पढ़ता हूँ। रेडियो का बंदा हूँ। शो होता है 10 से 12 और आज मैं 5 मिनट पहले ही ख़त्म करके आ गया। मैं अपने जवाब के बाद मुंतज़िर रहा कि वो कुछ बोले, कुछ पूछे, मगर दूसरी तरफ मुकम्मल खामोशी थी और पीपल के पेड़ आ भी गए। वो उतरी और चुपचाप पीपल के पेड़ों की तरफ चल दी। ना शुक्रिया, ना कोई मुस्कुराहट। मेरा दिल बेचैन सा हो गया। घर पहुंचकर बेचैनी सी रही। अगले दिन फिर वो वहीं खड़ी थी। मैंने किसी मामूल की तरह बाइक उसके पास रोकी तो वो भी मामूल की तरह आकर बैठ गई। बाइक से उतरने के बाद वो खूबसूरत और शौक से अंदाज में बोली, अगर आज आप थोड़ा जल्दी आते तो मैंने सोचा था आपको अपने घर वालों से मिलवाती, मगर आज आपने इतनी देर कर दी। एक नाज से वो मुझसे मुखातिब थी और मुझे लगा मैं हवाओं में उड़ रहा हूँ। क्या करूँ? 12 बजे से 5 मिनट पहले फ्री होता हूँ। पता नहीं, मुझे तो लगता है आप नमाज पढ़ते हैं। उसने उसी नाजो अंदाज से मुझे देखा तो एक कहकहा मेरे होठों से बरामद हुआ, जिसकी आवाज़ अंधेरे में दूर तक सुनाई दी थी। क्या मैं तुम्हें इतना नेक लगता हूँ? मैं उसकी खूबसूरत नीली आंखों में डूबते हुए बोला, हाँ जी, लगते हैं। उसने नज़रें झुकाकर जवाब दिया और पीपल के पेड़ों में गुम होती चली गई। 15 मिनट का वो सफ़र रोज़ का मामूल बन गया था। उसका नाम नूर था और वो मेरे दिल का नूर बन गई थी। मैंने माँ जी से उसके लिए बात की तो उन्हें भला क्या एतराज़ हो सकता था। वो फौरन मान गईं और उसके घर जाने को कहने लगी। मैंने नूर को बताया तो शर्मीली सी मुस्कान उसके होठों पर नमदार हुई और चेहरा खुशी से तमतमा उठा। उसका एक ही इसरार था कि मैं थोड़ा जल्दी आऊं
ताकि उसके साथ उसके घर जाऊं और उसके वालिदैन से मिल सकूं। मैंने उससे कहा, तुम वक्त बता दो, जितने बजे कहोगी मैं आ जाऊंगा, रेडियो स्टेशन नहीं जाऊंगा। मेरी बात सुनकर उसकी आंखें चमक उठीं। ठीक है, तुम 8 बजे यहाँ पहुँच जाना, मैं भी जल्दी आऊँगी, फिर घर चलेंगे। दूसरे दिन वादे के मुताबिक मैं 8 बजे क्या 8 से 5 मिनट पहले वहाँ पहुँच गया। वो थोड़ी दूर मौजूद इमारत की तरफ से आती दिखाई दी। दूर से आती अजान की आवाज़ कानों में रस घोलने लगी और साथ ही उसके कदमों की रफ्तार धीमी होती गई, या शायद वो रुक गई थी। थोड़ी देर के बाद वो मुझ तक पहुंची। इतनी देर लगा दी? उसके आते ही मैंने उससे कहा, वो अजान, और उसकी बात अधूरी रह गई। मैं फ़ौरन बोला, अजान सुनते हुए भी इंसान तेज तेज चल सकता है। मैंने शोख नज़रों से उसको देखा। तुम पागल हो, तुम्हें क्या पता? जवाबन वो भी शोखी से बोली। अब चलें? वो बाइक पर बैठ चुकी थी। मैंने थोड़ी देर तक देखा। जब वो कुछ न बोली तो मैंने तंग आकर खुद ही बात शुरू की। क्या बात है? आज आप बात क्यों नहीं कर रही? वो तुम्हें बताना है कि आज अब्बू घर पर नहीं, इसलिए तुम्हें घर नहीं ले जा सकती। उसकी मध्यम आवाज़ मेरे कानों से टकराई तो मेरे दिल में जलते दिए एकदम बुझ गए। 1 हफ्ता हो गया और तुम मुझे घर नहीं लेकर जाती। घर देखूंगा तो ही माँ जी को ले आऊँगा ना। एक तो उनको अब इतनी जल्दी पड़ी है कि रोज़ मुझसे तुम्हारा पूछती हैं। मेरी आवाज़ में तलखी सी आ गई थी, जिसका मुझे एहसास हुआ तो मैं फ़ौरन चुप हो गया। भला उस पर मैं गुस्सा कैसे कर सकता था? वो अगर नाराज़ हो जाती तो मैं तो पागल ही हो जाता। नाराज़ ना हो, 1-2 दिन में ले जाऊंगी। उसकी मध्यम सी आवाज़ सुनाई दी तो दिल में उम्मीदों के 1000 चिराग जल उठे। बाइक रोककर मेरी नज़रें नीचे सड़क पर थीं। वो मेरे पास खड़ी थी। ठीक है, मैंने कदरे खुशगवार अंदाज में उसकी तरफ सर उठाकर देखा। मेरी आवाज़ सुनकर वो मेरी तरफ पलटी और मैं हैरान हो गया। उसके पाँव देखकर उसका चेहरा पीपल के पेड़ों की तरफ था। क्या हुआ? उसने मेरे हैरान और परेशान चेहरे को देखकर पूछा। कुछ देर तो मुझसे बोला ही नहीं गया। फिर दिल में ख्याल आया कि ये मेरा वहम है और अगर नूर को पता चला तो उसे कितना बुरा लगेगा। मेरे चेहरे पर खुद ही नरमी छा गई और मैंने मोहब्बत से उसे देखा। अब अपने अब्बू से मिलवा दो प्लीज़, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मेरे लफ्ज़ों में प्यार ही प्यार था। अच्छा जी। उसने लंबी सांस ली और पीपल के पेड़ों की तरफ चल पड़ी। तेज़ हवा ज़मीन से टकराई, उसकी फ्राक का थोड़ा सा हिस्सा उड़ाया था और मैं सकते में रह गया। उसके पाँव मेरी तरफ थे, यानी पैरों के हिसाब से तो नूर को मेरी तरफ आना चाहिए था, मगर वो मुखालिफ सिमत यानी पीपल के पेड़ों की तरफ जा रही थी। कुछ देर बाद मेरे हवास बहाल हुए तो मैंने देखा वो जा चुकी थी। दिल में अजीब अजीब से वसवसे आ रहे थे। घर पहुंचकर भी नींद आंखों से कोसों दूर थी। जितना सोचता उतना उलझ जाता। मेरी नूर इंसान है, नूर के बारे में कुछ गलत मैंने सोचा भी कैसे? मैंने खुद को डांटा। अगले दिन रोज़ की तरह मैं 12 बजे वहाँ पहुँचा तो नूर वहाँ नहीं थी। मैं बार बार उस ऊंची इमारत को देखता रहा। 20 मिनट इंतज़ार करने के बाद मैं घर की तरफ रवाना हुआ। घर जाकर भी दिल में बार बार ख्याल आता रहा कि उस बिल्डिंग में जाकर देख लेता, हो सकता है नूर लेट हो गई हो। अगली रात भी मैं उसी मोड़ पर खड़ा था, मगर नूर वहाँ नहीं आई। दिल ने कहा इस बिल्डिंग में जाकर देखूं। फिर सोचा मेरे वहाँ जाने से कोई उसके बारे में उल्टा सीधा सोचेगा। लोगों को तो बातें बनाने की आदत होती है। उसके इलाके में जाऊंगा और उसके वालिद इकराम साहब के बारे में पूछूंगा। उनका पता चल जाएगा तो वो खुद अपने आप मिल जाएगी। यही सोच घर जाकर भी मेरे जहन पर सवार रही।
अगले दिन इतवार का दिन था। सुबह तकरीबन 11 बजे मैं अपना सबसे महंगा सूट पहनकर उसके इलाके की तरफ रवाना हुआ। बाइक को सड़क के एक तरफ खड़ा किया और पीपल के पेड़ों की तरफ बढ़ता चला गया। दिल अजीब तरह से धड़क रहा था। घने पीपल के पेड़ों को पार करके मैं दूसरी तरफ गया तो अपनी आंखों पर यकीन न आया। कैसा मजाक था। वहां तो कोई बस्ती न थी, बल्कि एक बहुत ही बड़ा कब्रिस्तान था। काफी देर तक मैं कब्रों को घूर घूर कर यकीन करता रहा कि सच में मेरी आंखें जो देख रही हैं वो हकीकत है। मैं मरे मरे कदम उठाता वापस बाइक पर आकर बैठ गया। मेरी नजरें पीपल के पेड़ों में उलझी पड़ी थीं। बाइक चलाने की भी हिम्मत नहीं थी। कुछ मिनट बाद मेरे बैक साइड से आवाज आई, क्या हुआ बेटा? मैंने आवाज की तरफ देखा तो एक बुजुर्ग खड़े थे। कुछ नहीं बाबा जी, एक दोस्त रोज यहाँ उतरता था। मैं उससे मिलने यहाँ आया तो समझ नहीं पाया। असल में वो इन पीपल के पेड़ों की तरफ ही जाता था। आज मैं यहाँ आया उससे मिलने तो उधर कब्रिस्तान है। क्या कब्रिस्तान के आगे कोई बस्ती है? मैंने उम्मीद भरी नजरों से उनकी तरफ देखा। दोस्त था या थी? उन्होंने मुझसे पूछा तो मैं गड़बड़ा गया। नजरें नीची थीं। कब मिलता था दोस्त? कोई ऐसी बात जो वो रोज करता हो? एक और सवाल, मगर इस सवाल ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया था कि क्या बात थी जो नूर रोज बोलती थी। एक बात जो नूर रोज बोलती थी वो मुझसे कहती थी कि तुम लेट हो जाते हो, नमाज पढ़ के आते हो क्या? बेसाख्ता अल्फाज मेरे होठों से निकले और बुजुर्ग के होठों पर मानी खेज सी मुस्कुराहट नमूदार हुई, मगर दूसरे ही पल गायब हो गई। नमाज पढ़ते हो? नहीं, मैंने एक लफ्ज में उनके सवाल का जवाब दे दिया। फिर आने से पहले क्या करते हो? कुछ ऐसा जो रोज का मामूल हो? रोज मैं ऐसा क्या करता हूँ? मेरी आदत है, मुझे जब भी बाइक चलाना होती है मैं वज़ू करता हूँ, बाइक पर बैठते हुए सारी दुआएं पढ़कर खुद पर दम करता हूँ, फिर बाइक चलाता हूँ। बुजुर्ग के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। बस यही वो तीरे बहदफ अमल है, नेक अमल है जिसने तुम्हें बचा लिया। शुक्र करो अल्लाह ताला का और घर जाओ। इस बात को भूल जाओ और कोशिश करना कि रात के वक्त इस रास्ते से ना आया करो। बुजुर्ग बात पूरी करके चल पड़े और मैं काफ़ी देर वहीं खड़ा रहा। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हुआ क्या। घर पहुंचा तो सामने ही वसीम बैठा था। वसीम मेरे ही ऑफिस में काम करता था और मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। वसीम, तुम? मैंने ज़बरदस्ती अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाई। जी जनाब, कुछ दिनों से तुम मुझे उलझे उलझे लग रहे थे। आज आंटी ने फ़ोन किया कि क्या ऑफिस में कोई मसला है। 2 दिन से उनका लाडला बहुत परेशान है, इसलिए दौड़ा दौड़ा आ गया हूँ। वसीम मुझ पर नज़रें जमाए खुशगवार अंदाज में अपने आने के बारे में बता रहा था और मैं इस कदर उलझा हुआ था कि मुझे भी एक दोस्त की बहुत ज़रूरत थी। इसीलिए सारी बात वसीम को बता दी। यार, उस एनजीओ में जाना चाहिए था। सारी बात सुनते ही वसीम ने मुझे मशवरा दिया, चल उठ, अभी चलते हैं। उसने मेरा हाथ थामा और मेरा दिल भी तो यही चाहता था। मैं उसके साथ चल पड़ा। 25 मिनट में हम उस इमारत के सामने थे, मगर वहां तो ताला लगा था। अभी हम ताले को और एक दूसरे को देख ही रहे थे कि एक शख्स हमें अपनी तरफ आता दिखाई दिया। क्या बात है जी? आते ही उसने हमसे पूछा। भाई साहब, ये एनजीओ? वसीम ने मेन दरवाजे की तरफ इशारा किया। नहीं जी, ये इमारत पूरी ना हो सकी। अगर आपका इरादा यहाँ काम करने का है तो मत करना। बहुत से लोगों को खाया है इस इमारत ने। क्या मतलब? मैंने हैरान होकर उस शख्स को देखा था। जब से ये इमारत बनना शुरू हुई बहुत से मजदूर गायब होना शुरू हो गए। कुछ की तो आज तक कोई खबर नहीं
और कुछ मजदूरों की लाशें पुराने पीपल वाले कब्रिस्तान से मिलीं। उधर आगे जाएं तो पीपल वाला कब्रिस्तान आता है। वो बहुत भारी है। सुना है वहाँ कोई पिछल पैरी रहती है, वही लोगों को गायब करती है। बात करते करते उस शख्स की आंखें भी फैल गई थीं, जैसे वो खौफ को महसूस कर रहा था। रात को इस इमारत से भी किसी औरत की चीखों की आवाज़ सुनाई देती है। रात को तो कोई इधर से गुजरता भी नहीं। वसीम ने शुक्रिया बोला और वापसी की राह ली। घर आकर अम्मा को सारी बात का पता चला तो मुझे सख्ती से मना किया कि आइंदा उस रास्ते से न आया जाया करूं। मैंने भी दिल में इरादा किया कि आज से ही इस बात को भूलने की कोशिश करूंगा, मगर आज भी वो नीली आंखें मुझे बेचैन रखती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नई कहानियों का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।